नमस्ते बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है जनसंचार माध्यम। आज हम जनसंचार माध्यम पढ़ेंगे। इस बात में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि संचार क्या है, संचार की परिभाषा, संचार के तत्व, संचार के प्रकार, जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार के कार्य, जनसंचार के प्रमुख माध्यम और भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संचार आखिर क्या है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहने का अर्थ है कि संचार के बिना जो है जीवन, ठीक है, जो मानव जीवन है वो संचार के बिना संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में, मानव के जो सभ्यता के विकास, ठीक है, सभ्यता के विकास की ओर जो मानव चल रहा है उसमें संचार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनका रोल रहा है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। यानी कि संचार जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के जो सूचना, जो विचार और जो भावनाओं का जो आदान प्रदान है, ठीक है, वही संचार है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतर्व्यक्तिक अंतर्व्यक्तिक समूह संचार और जनसंचार प्रमुख है। अब हम संचार का अर्थ समझते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर स्ट्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीका संचार माध्यम कहलाते हैं। क्योंकि संचार एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कई तत्व शामिल हैं, जैसे स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर हम अपनी क्या है मित्र को, ठीक है, उन किताब के बारे में बात करते हैं, तब क्या है संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किताब मांगने के लिए हम अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, या तो अपनी ही भाषा हो, ठीक है, किसी ना किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो जिसने बुक मांगा, ठीक है, जैसे आपने किताब मांगा तो आप संचारक हुए, ठीक है, तो आपसे संचार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। अगला तत्व है कूटीकृत या एन्कोडिंग। ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। यानी कि आपने क्या है किताब के लिए, ठीक है, किसी किताब के लिए अपने मित्र से बात की, अपने मित्र को क्या है किताब मांगा, तो आपको जानना चाहिए कि वो किताब जो जिससे आप किताब मांग रहे हैं वो मित्र भी आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी का प्रयोग किया, चाहे आप इंग्लिश का प्रयोग किया, या तो अपने ही क्या है जो लोकल भाषा है उसका प्रयोग किया, तो उस मित्र को भी उन भाषाओं का पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक को भाषा का पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। तीसरा तत्व है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसीलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट हो और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। जैसे कि आपने अपने मित्र से किताब तो मांग लिया, किंतु आपका अगर संदेश स्पष्ट नहीं होगा
ये नहीं कहेंगे कि आपको कौन सी किताब की ज़रूरत है, तब आपका संदेश स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको हिंदी की किताब, ठीक है, हिंदी की कौन सा किताब आपको ज़रूरत है उसका अगर आपने क्लियर से, ठीक है, स्पष्ट रूप से वो क्या है मित्र से बात नहीं किया या संदेश नहीं भेजा, तो आपका संदेश अधूरा रह जाएगा। छोटा तत्व है माध्यम या चैनल। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे आपको हिंदी किताब की ज़रूरत पड़ी तो आपने सीधे फ़ोन उठाया और क्या है फ़ोन पर सीधा बात किया या मैसेज किया या व्हाट्सएप किया, ठीक है। आपने किसी मित्र से कहा कि कल स्कूल आते वक्त तुम मेरे लिए अपने वो जो हिंदी की किताब है वो लेकर आना, ठीक है। तो आपने अपने मित्र से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन का सहारा लिया, तो आप दोनों की जो संचार का जो माध्यम है वो मोबाइल फ़ोन हुआ। इसी तरह टेलीफ़ोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फ़िल्म आदि विभिन्न माध्यमों के ज़रिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जाता है। पांचवा तत्व है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। यह प्राप्त संदेश का खुदवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपने अपने मित्र से किताब तो मांग लिया, ठीक है। तो किताब मांगने के लिए आपने किसी भाषा का प्रयोग किया है, तो जो आपका जो मित्र है जिसे आपने क्या है किताब मांगा, तो उस मित्र को आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा का पूरा जानकारी होनी चाहिए, पूरी ज्ञान होनी चाहिए, तब जाकर वो आपका जो संदेश है उसे वो समझ पाएंगे, स्पष्ट रूप से वो समझ सकेंगे। छठा तत्व है फीडबैक। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सातवां तत्व है शोर। संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती है। इन बाधाओं को शोर या नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचाती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने अपने मित्र से, ठीक है, मैसेज ना करके, व्हाट्सएप ना करके सीधा फ़ोन पर बात किया। फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि मुझे हिंदी किताब की ज़रूरत है। लेकिन जब आपने फ़ोन किया उस समय आपके सामने आमने-सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं, तो वो शोर प्रकट होता है। तो क्या है आपका मैसेज जो है, आपका जो संदेश जो है ठीक तरह से प्राप्तकर्ता यानी कि आपके मित्र के साथ, ठीक है, ठीक तरह से पहुँच नहीं पाते हैं। या कभी तकनीकी समस्या हो सकती है। आपने फ़ोन पर बात किया किंतु क्या है फ़ोन जो है तकनीकी समस्या के कारण से, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से कभी वन साइडेड हो रहा है या कभी इको हो रहा है, ठीक है? वो भी एक प्रकार से शोर है। तो इसलिए क्या है संदेश को ठीक तरह से पहुँचाने के लिए शोर को हटाना ज़रूरी है। अब हम संचार के प्रकार पर बात करते हैं। सांकेतिक संचार। जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं या इशारे से बात करते हैं तो इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। दूसरा है अंतःव्यक्तिक या इंटरपर्सनल संचार। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, तो यह भी एक प्रकार से संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतःव्यक्तिक या इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। हम जब पूजा या इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वो भी अंतःव्यक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यही से होती है। तीसरा है समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वो किसी एक या दो व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है। जैसे कि स्कूल की जो मॉर्निंग असेंबली होता है, ठीक है, जो क्या है प्रार्थना सभा होते हैं, उसमें क्या है कोई टीचर आप सबके सामने
बच्चों के सामने अपनी जो सूचना है, कोई संदेश है, ठीक है, आप सबके सामने प्रकट करता है, आप सबको बताते हैं, वो एक तरह से समूह संचार है, क्योंकि उसने आपको अकेले में वो सूचना नहीं दिया, किसी एक व्यक्ति को वो सूचना नहीं दिया, पूरे समूह में, पूरे स्टूडेंट के सामने वो सूचना, वो संदेश दिया है, तो वो एक प्रकार से समूह संचार है। चौथा और अंतिम जो प्रकार है वो है जनसंचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग के संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे कि अखबार, रेडियो, टीवी या इंटरनेट। कहने का अर्थ है कि कोई भी सूचना या कोई भी संदेश जिसे हम देश विदेश में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, देश विदेश तक ले जाना चाहते हैं, तो हम किसी तकनीकी या किसी माध्यम का क्या है प्रयोग करते हैं, जैसे कि समाचार पत्र हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, इंटरनेट हुआ, ठीक है। इन सारे जो माध्यम है, इन माध्यमों के जरिए हम देश विदेश में अपनी सूचना या संदेश को पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है। सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचना प्राप्त होती है। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यह शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाना। मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाता है। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यम का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमित बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यम पर है। विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं, जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में मिल जाते हैं। देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार भाषक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तत्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तब बाकायदा संदेश लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई।
लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ है, वे निश्चय ही हमें अंग्रेजी से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। अब हम जनसंचार के प्रमुख माध्यमों पर प्रकाश डालते हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। तो आइए हम इन सारे माध्यमों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला माध्यम है प्रिंट माध्यम। प्रिंट या मुद्रित माध्यम सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, किंतु आज छापे खाने का जो स्वरूप हमारे सामने है, उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। कहने का अर्थ है कि मुद्रण की शुरुआत जो है चीन से यानी कि चाइना से हुई थी, किंतु जो आज जो छापे खाने का जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत है, उसका आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे ईसाई लोग धर्म की पुस्तक छापने के लिए खोला था। आज भले ही रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है, किंतु आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। पत्रकारिता के 3 सोपान हैं। आप इसे चरण या स्टेप भी कह सकते हैं। समाचारों को संकलित करना, यानी कि पत्रकारिता में सबसे पहले समाचारों को संकलित करना होता है और ये काम संवाददाता करते हैं। उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना, और वो इकट्ठा किया हुआ जो समाचार है उन्हें वो संपादक को यानी कि एडिटर को सौंप देते हैं और एडिटर उन्हें क्या है छापने लायक बनाता है, उसे एडिट करता है। और तीसरा और अंतिम चरण है पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर पाठकों तक पहुंचाना, और वो इकट्ठा किया हुआ जो समाचार है उसे काट चाट कर सही कर लिया है, अब क्या है उसे तैयार करके पाठकों तक, ठीक है, पाठकों तक पहुंचाता है, और ये काम संपादक करते हैं। भारत में अखबारी पत्रिका की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्यन मार्टद भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। साप्ताहिक पत्र का मतलब होता है जो सप्ताह में, ठीक है, वीक में एक बार जो समाचार पत्र आता है उसे साप्ताहिक पत्र कहते हैं, और जो डेली यानी कि हर दिन, ठीक है, हर दिन जो समाचार पत्र आते हैं उसे दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उस समय की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि प्रमुख थे। जहां आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वही आज़ादी पाने के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। कुछ लोगों का विचार है कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। आज़ादी के बाद अधिकांश पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई। अब कई नई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया है। आज़ादी के बाद के प्रमुख समाचार पत्र हैं नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। प्रिंट माध्यम के बाद रेडियो ने ही दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित किया। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसका आविष्कार सन 1895 में इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए किया। शुरुआती रेडियो स्टेशन सन 1892 में अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत में सन 1991 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। सन 1936 में विधिवत ऑल इंडिया की स्थापना हुई। आज़ादी से पहले 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। इनमें 3 स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। अब बात करते हैं टेलीविज़न के। टेलीविज़न जनसंचार और मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम बन गया है। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी कि इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए यह दृश्य श्रव्य माध्यम है।
सन 1936 में बीबीसी द्वारा टेलीविज़न सेवा की शुरुआत हुई। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत सन 1959 को हुआ, किंतु सन 1965 में भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। सन 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नाम दिया गया। सिनेमा यह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। वैसे यह अन्य जनसंचार माध्यमों की भांति सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन का सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। सन 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। उन्होंने सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। भारत में सन 1931 में पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा बनी। वर्तमान समय में भारत हर वर्ष लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। अब बात करते हैं इंटरनेट माध्यम की। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। कहने का अर्थ है कि अब तक जितने भी माध्यम हमने पढ़ा और देखा, उन सब माध्यमों का जो गुण है वो इंटरनेट में मौजूद है। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। यह एक इंटरैक्टिव माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस आदि में भाग लेते हैं। आप चेत कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट के गुण अनेक हैं, पर इसके साथ कुछ दोष भी जुड़े हैं। इसमें दोष ये है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं। इसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका दूसरा दोष ये है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई भी है।